नमस्ते, जय हिंद साथियों। आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म 2591 पे स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्लेटफॉर्म के सेट नंबर 11 के अंतर्गत जितने भी जीके और जीएस के प्रश्न हैं उन तमाम प्रश्नों को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे बारी बारी से। और साथियों, आप सभी लोगों से निवेदन है कि अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को साथियों सब्सक्राइब करेंगे, अब वीडियो को लाइक करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करेंगे। इससे पूर्व हम लोगों ने जितने भी सेट को कवर किया है उसका प्लेलिस्ट अलग से बना दिया गया है। अगर अभी तक आपने कोई भी साथियों सेट को नहीं कंप्लीट किया है, किसी भी सेट से अगर मिस रह गए हैं, अवगत नहीं है, तो ज़रूर जाइए प्लेलिस्ट में। आपका सारा वीडियो जितने भी क्लास हैं उस तमाम क्लास के वीडियो वहाँ पे प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए गए हैं। वहाँ से आप कोई भी सेट दे सकते हैं, या किसी भी तरीके का अगर परेशानी हो साथियों तो वहाँ से आप उसे सॉल्व कर सकते हैं देख करके। अगर फिर भी डाउट रहे तो आप कमेंट करेंगे, आपके एक एक प्रश्न को यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए सीधे चलते हैं प्रश्नों की तरफ। उससे पहले आप अब वीडियो को क्या करेंगे, लाइक कर देंगे साथियों, इसे शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। पहला प्रश्न है कि 2 अक्टूबर 1952 की सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू होने के पूर्व यानी कि इससे पहले 1948 में सर्वप्रथम किन दो जिलों में एक प्रायोगिक योजना शुरू किया गया था। यह 2 अक्टूबर 1952 को जो यह सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू हुआ था उससे पहले पूछा गया था कि किन दो जिलों में प्रायोगिक योजना की शुरुआत की गई थी। तो साथियों, इसको यूपी के इटावा और गोरखपुर में शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ से ए ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2। दूसरे प्रश्न में है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात क्या है। जनगणना 2011 की बात करें तो साथियों इसका संबंध बिहार से पूछ रहा है। तो बिहार में लिंगानुपात 2011 के जनगणना के अनुसार 918 था। ठीक है। और बिहार में अगर शिशु लिंगानुपात की बात करें, शिशु लिंगानुपात की, तो शिशु लिंगानुपात साथियों बिहार में लिंगानुपात की अगर बात करें बिहार में तो वह साथियों 935 है। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करें, सबसे ज़्यादा सर्वाधिक लिंगानुपात तो वह साथियों गोपालगंज में है। कहाँ पे है? गोपालगंज, जहाँ के भारतीय क्रिकेट टीम के एक खिलाड़ी हैं मुकेश कुमार। गोपालगंज का 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के संदर्भ में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य जगह साथियों बिहार में गोपालगंज है, जहाँ पे साथियों 1021 जो है लिंगानुपात दर्ज किया गया है। यह साथियों सबसे ज़्यादा बिहार में लिंगानुपात वाला ज़िला है। इसके अलावा अगर बात करें भारत की साथियों, लेकिन बिहार में अगर सबसे कम लिंगानुपात की बात करें, सबसे कम लिंगानुपात तो वह साथियों मुंगेर का है। ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार, जो कि कितना है 876 है। इसके अलावा भारत के लिहाज से बात करें तो भारत का लिंगानुपात साथियों, भारत का लिंगानुपात, बार बार लिंगानुपात क्यों लिखे, भारत का लिंगानुपात साथियों 2011 के जनगणना के अनुसार 943 है। और सर्वाधिक साथियों बात करें, सर्वाधिक भारत में लिंगानुपात तो वह साथियों केरल का रहा था। केरल का रहा था, जो कि केरल लिख दिए, केरल का रहा था, जो कि साथियों कितना था 1084। प्रश्न संख्या 3। तीसरे नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है कि संस्कृति और शिक्षा का मौलिक अधिकार कहाँ पे वर्णित है साथियों। इसका जिक्र किया गया है अनुच्छेद साथियों 29 और 30 में। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर बात करें तो यह भाग 3 की अगर बात करें, भारतीय संविधान के भाग 3 की, तो उसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों के यानी कि फंडामेंटल राइट की साथियों जिक्र की गई है। और यह साथियों यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आर्टिकल अगर 29 की बात करते हैं तो आर्टिकल 29 की बात करें साथियों तो उसके द्वारा अल्पसंख्यक जो है, अल्पसंख्यक का जो भाषा है साथियों, अल्पसंख्यक के साथियों भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का इसमें अधिकार दिया गया है। इसके अलावा आर्टिकल अगर 30 की बात करें, आर्टिकल 30 की बात करें साथियों तो उस आर्टिकल 30 के माध्यम से जो प्रशासन का संचालन है
उसका अधिकार दिया गया है। अल्पसंख्यक के प्रशासन, उसके संचालन का अधिकार जो है इसमें प्रदान किया गया है। प्रश्न संख्या 4, चौथे नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि कमला की सहायक नदियाँ कौन है। तो साथियों ढोरी, सोनी और बलान ये सारी की सारी कमला की सहायक नदियाँ हैं। अगर हम गंडक की बात करते हैं साथियों, तो गंडक साथियों नेपाल से निकलता है और साथियों इसे सदा नीरा भी कहा जाता है, सदा नीरा भी कहा जाता है। और वहाँ से निकलती है जब नेपाल से, तो नेपाल के मैदानी भाग में इसे शालिग्राम कहते हैं, शालिग्राम कहते हैं। और वहाँ से होते हुए जब यह मैदानी भाग में पहुँचता है, तो साथियों मैदानी भाग में बात करें तो इसे मैदानी भाग में नारायणी के नाम से जानते हैं, नारायणी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 5, पाँचवें नंबर प्रश्न में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है। साथियों रॉयल सीमा को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। रॉयल सीमा क्षेत्र जो है साथियों वह आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। आंध्र प्रदेश के दक्षिणी साथियों क्षेत्र में स्थित है, दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। और जहाँ पे 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उसको साथियों जो है सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। प्रश्न संख्या 6, छठे नंबर प्रश्न में है कि आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है। तो यह साथियों डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इनके वित्त मंत्री के कार्यकाल के दौरान जब यह वित्त मंत्री थे 24 जुलाई 1991 को, ठीक है, आर्थिक सुधार की योजना पर बल दिया गया था। आर्थिक सुधार की जो योजना थी उस पर बल दिया गया था। प्रश्न संख्या 7, सातवें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था। तो यह साथियों माउंटबेटन योजना के तहत भारत और चीन के मध्य, भारत और पाकिस्तान के मध्य जो है वह विभाजन का कार्य हुआ था। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम जो है वायसराय थे, भारत के अंतिम वायसराय थे। और साथियों अगर स्वतंत्र भारत की बात करें तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, प्रथम गवर्नर जनरल थे कौन साथियों, लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, अफीम पौधे के किस भाग से बनाई जाती है। साथियों अफीम को पौधे के फूल से प्राप्त किया जाता है, पहले उसको सुखाया जाता है फिर उसके बाद जो है यह अफीम तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 9, भूकंप की अगर बात करें साथियों तो भूकंप से क्या होता है। यहाँ पे अगर ऑप्शन है, अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले तो भूकंप होने के बाद ज़मीन में, भूमि में दरार आ जाती है। इसको साथियों भूकंप की अगर बात करें तो भूकंप को सिस्मोग्राफ के द्वारा मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता जो है रिएक्टर स्केल पर साथियों सिस्मोग्राफ की मदद से मापी जाती है। प्रश्न संख्या 10, 10वें नंबर प्रश्न में कि दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि किस किस ने हस्ताक्षर किए थे। इस त्रिपक्षीय संधि पर किस किस ने हस्ताक्षर किए थे। तो लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रंजीत सिंह और शाह शुजा के द्वारा साथियों 1838 में जो त्रिपक्षीय संधि हुई थी उस पर हस्ताक्षर किया गया था। दोस्त मोहम्मद खान अफगानिस्तान के शासक और बरकाजा वंश के संस्थापक थे। प्रश्न संख्या 11, मठ, चैत्य और स्तूप किस धर्म से संबंधित है। साथियों इसका संबंध बौद्ध धर्म से है। मठ की अगर बात करें तो जहाँ पे बौद्धों का निवास होता है, ठीक है, बौद्धों का निवास जहाँ पे बौद्ध भिक्षु रहते हैं। स्तूप की अगर बात करें तो साथियों बौद्ध कहें या बुद्ध कहें, बौद्ध नहीं कहते हैं ना, गौतम बुद्ध का जो मृत्यु के अवशेष थे उस पर जो है स्तूप का निर्माण किया गया था, तो इससे उनका संबंध है। इसके अलावा साथियों अगर बात करें चैत्य की, तो
जहाँ पे बौद्ध भिक्षु क्या करते थे, बौद्ध भिक्षु पूजा करते थे, है ना, बौद्ध भिक्षु के द्वारा पूजा किया जाता था, उसे साथियों चैत्य कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 13, प्रश्न संख्या 12 बच गया। गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो साथियों इसकी स्थापना वैशाली में की गई थी। वैशाली की एक नगर वधु थी आम्रपाली, ठीक है ना, आम्रपाली के द्वारा साथियों बौद्ध धर्म को अपनाया गया था। ठीक है, तो इसकी स्थापना हो जाएगी। प्रथम गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? वैशाली में की गई थी। गौतम बुद्ध का अगर महापरिनिर्वाण की बात करें, महापरिनिर्वाण जिसका मतलब है मृत्यु, मोक्ष कह सकते हैं, तो यह साथियों कुशीनगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था इनका महापरिनिर्वाण। इनके द्वारा सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया गया था। पहला उपदेश कह सकते हैं, पहला उपदेश सारनाथ में दिया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 13, मुद्रा के सापेक्ष गलत है। साथियों यह मुद्रास्फीति को रोकता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14, एलिसा परीक्षण किसे पता लगाने के लिए किया जाता है? तो साथियों एड्स की जांच के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। एड्स का मतलब होता है साथियों एक्वायर्ड, बोल देते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स का पूरा नाम होता है। और एलिसा साथियों जो है उस टेस्ट को यानी एलिसा टेस्ट को एड्स का पता लगाने के लिए, जो कि साथियों एक विषाणु के द्वारा होने जाना विषाणु से होने वाला एक जानलेवा बीमारी है। क्या है साथियों? जानलेवा बीमारी है। एलिसा की अगर बात करें साथियों, तो एलिसा का पूर्ण रूप जो है वह साथियों होता है एंजाइम लिंक्ड, पूरा एंजाइम इम्यूनोसॉर्बेंट इससे इसका पूर्ण रूप होता है, यानी कि फुल फॉर्म होता है। यह साथियों HIV की जांच करने के लिए इसका टेस्ट किया जाता है। प्रश्न संख्या 15, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो साथियों इसका शिल्पी यानी कि इसका श्रेय जो है BR मेहता है। यानी कि बात करें साथियों पूरा नाम बलवंत राय मेहता। वर्ष 1957 में भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 द्वारा किए गए कार्य की जांच और उनको बेहतर ढंग से कार्य करने के उपाय को सुझाव देने के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया था। ठीक है, मेहता समिति का गठन किया था। और साथियों इनके द्वारा 24 नवंबर 1957 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई इन्हीं के द्वारा। प्रश्न संख्या 16, घाटे की वित्त व्यवस्था एक साधन है। साथियों घाटे की वित्त व्यवस्था किसकी साधन है? तो राजकोषीय नीति के यह साधन है। घाटे की वित्त व्यवस्था का अभिप्राय है कि सरकार को आय से अधिक व्यय होने की स्थिति में उसकी पूर्ति के लिए किया गया उपाय है। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से कौन मुगल शासक 15 वर्षों तक निर्वासित रहा यानी कि भागते रहा था? तो यह साथियों था हुमायूं की अगर बात करें तो साथियों 1540 से लेकर 1555 तक यह निर्वासित रहा था, भागते रहा था, घूम घूम कर जंगल में अपना जीवन जो है निर्वाह करता था। हुमायूं साथियों 1539 में साथियों चौसा के युद्ध में पराजित हुआ और 1540 में बिलग्राम का युद्ध कहिए अथवा कन्नौज का युद्ध कहिए, इस युद्ध में शेर शाह सूरी के द्वारा पराजित हुआ था। उसके बाद वह भागते भागते फिर रहा था। तो हमारा प्रश्न क्या था? प्रश्न यह था साथियों
कि कौन सा मुगल बादशाह 15 वर्षों तक निर्वासन में रहा था? तो यह था साथियों हुमायूं, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 18, गुलबर्गा एक ज़माने में किस राज्य की राजधानी हुआ करती थी? तो यह साथियों बहमनी की राजधानी हुआ करती थी गुलबर्गा। बहमनी राज्य की स्थापना की अगर बात करें तो बहमनी राज्य की स्थापना साथियों 1347 में इसकी स्थापना की गई थी। हसन गंगू अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से यहाँ पे गद्दी पर बैठा था। प्रश्न संख्या 19 नंबर प्रश्न में है कि अलबरूनी ने किसके राज्य का वर्णन किया है? अलबरूनी के द्वारा साथियों महमूद गजनवी के राज्य का जिक्र किया गया है। अलबरूनी महमूद गजनवी के राज्यकाल में भारत आया था। अबू रेहान अलबरूनी का जन्म साथियों उज्बेकिस्तान के खीवा नामक स्थान पर हुआ था। अलबरूनी के द्वारा साथियों किताब उल हिंद लिखा गया है। किताब उल हिंद, ठीक है, किताब उल हिंद लिखा गया है जिसको भारत की खोज कहते हैं। इस पुस्तक में जिक्र किया गया है। इस पुस्तक में भारत के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। इसी में महमूद गजनवी के भारत पर 17 बार आक्रमण का जिक्र भी किया गया है। प्रश्न संख्या 20, गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड किसने दिया था? तो साथियों उनको मृत्युदंड औरंगजेब के द्वारा दिया गया था। यह सिखों के 9वें गुरु थे। इसके अलावा अगर बात करें तो इन्हें 1675 में मृत्युदंड दिया गया था। अकबर को आर्थिक मदद और आशीर्वाद देने के कारण औरंगजेब के द्वारा इन्हें मृत्युदंड दिया गया था। इसके अलावा साथियों बात करें तो अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव की अगर बात करें तो अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। और साथियों अंतिम गुरु की अगर बात करें तो अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह जो थे वह सिखों के अंतिम गुरु थे। अंतिम गुरु थे। उनका जन्म साथियों पटना में हुआ था। प्रश्न संख्या 21, टीपू सुल्तान की 1799 में किस युद्ध के दौरान मृत्यु हो गई थी? उनकी मृत्यु साथियों चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो गई थी 1799 में। और यह साथियों श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में लड़ते हुए 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। मैसूर राज्य की अगर स्थापना की बात करें, मैसूर राज्य की स्थापना साथियों तो उसकी स्थापना 1761 में हुई थी। इसके अलावा साथियों प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का अगर हम जिक्र करें, मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का साथियों अगर हम बात करें तो यह हुआ था 1767 से 69 में। इसके अलावा साथियों अगर बात करें द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध तो यह साथियों हुआ था 1780 से 84 में। और यह साथियों मंगलौर की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। और प्रथम साथियों मद्रास की संधि के द्वारा जो कि 1767 से 69 में हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध यह मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। इसके अलावा साथियों तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध तो यह साथियों 1790 से 92 में हुआ था। और यह साथियों पट्टनम की संधि के द्वारा इसका क्या हुआ था, समापन हुआ था। इसके अलावा साथियों अगर बात करें तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध साथियों 1799 में हुआ था। और इसी में लड़ते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। प्रश्न संख्या 22, मौर्य काल में भारत का किन देशों से अधिक व्यापारिक संबंध था? इस टर्म में साथियों सबसे ज़्यादा व्यापारिक जो है व्यापारिक भागीदार जो था वह साथियों चीन, मध्य एशिया, बर्मा, दक्षिणी एशिया और कुछ पश्चिमी देशों के साथ मौर्य काल में भारत का अधिक व्यापार का संबंध हुआ करता था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौर्य वंश की स्थापना साथियों चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे कौटिल्य कहिए अथवा विष्णुगुप्त कहिए। साथियों उन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। मौर्य काल में जो साथियों चांदी के
सिक्के चलते थे। मौर्य काल के दौरान जो चांदी के सिक्के थे उन्हें पन कहा जाता था। मौर्य काल में जो चांदी के सिक्के साथियों चलाए जाते थे उन्हें पन कहा जाता था। प्रश्न संख्या 23, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? इसकी स्थापना साथियों दिल्ली में की गई थी। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में इसकी स्थापना की गई थी। भगत सिंह के नेतृत्व में साथियों हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदल के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया था। भगत सिंह के द्वारा नौजवान सभा की स्थापना 1926 में की गई थी। प्रश्न संख्या 24 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है? तो साथियों हिंद महासागर की बात करें, हिंद महासागर का जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट वह साथियों जावा गर्त है। जावा गर्त को सुंडा गर्त के भी नाम से जाना जाता है, इसे सुंडा गर्त भी कहा जाता है। सुंडा गर्त पूर्वोत्तर हिंद महासागर में स्थित है। सुंडा गर्त साथियों पूर्वोत्तर हिंद महासागर में स्थित है। वर्तमान समय में अगर बात करें तो कुल मिला के 57 गर्त को खोजा जा चुका है, जिनमें साथियों 32 जो है वह साथियों प्रशांत महासागर में है। 32 गर्त प्रशांत महासागर में है, जबकि 19 अटलांटिक में है। 19 अटलांटिक में है, ठीक है, अटलांटिक में है। और इसके अलावा साथियों 6 जो है वह हिंद महासागर में है। 6 कहाँ है? हिंद महासागर में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 25, महात्मा गांधी ने सर्वोदय की मान्यता किस पुस्तक से ग्रहण की है? तो उनके द्वारा अनटू दी लास्ट पुस्तक है, जिसके द्वारा साथियों महात्मा गांधी के द्वारा जो है वह सर्वोदय की मान्यता है, सर्वोदय का वहाँ से उन्होंने एडॉप्ट किया है, उनसे वह प्रभावित हुए थे। और यह साथियों जॉन रॉस्किन के द्वारा लिखी गई थी। जॉन रॉस्किन की यह पुस्तक थी, जॉन रॉकिन्स की या रॉस्किन कहिए। इस पुस्तक से गांधी जी काफ़ी हद तक प्रभावित थे और साथियों बहुत अधिक प्रभावित थे। गांधी जी के द्वारा पहला सत्याग्रह अगर बात करें, पहला सफल अगर बात करें साथियों, सत्याग्रह कौन था? चंपारण सत्याग्रह जो कि हुआ था 1917 में। और यह साथियों वहाँ के स्थानीय किसान की अगर बात करें, किसान नेता, ठीक है, किसान नेता राजकुमार शुक्ल के कहने पर महात्मा गांधी चंपारण गए थे और वहाँ का दशा उन्होंने समझा। उसके बाद गांधी जी के द्वारा साथियों चंपारण सत्याग्रह को अंजाम दिया गया और वह साथियों सफल था। और इसकी सफलता से रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा उन्हें महात्मा की उपाधि दी गई। रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। इसके अलावा साथियों अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी जो है वह साथियों 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से साउथ अफ्रीका से भारत आए थे। और इन्हीं के सम्मान में, इन्हीं के भारत आने के का जो है इनका जो डेट था 9 जनवरी, उसी के उपलक्ष्य में प्रत्येक साल प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 26 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र कौन था? साथियों बिहार का पहला दैनिक यानी कि डेली होने वाला, डेली छपने वाला यानी कि दैनिक हिंदी समाचार पत्र जो था वह साथियों सर्वहितैषी था। सर्वहितैषी समाचार पत्र को 1890 में साथियों पटना से प्रकाशित किया गया था। और साथियों द बिहार हेराल्ड गुरु प्रसाद सेन के द्वारा 1875 में शुरू किया गया था। भारत में जेम्स अगस्ट विकी को समाचार पत्रों का जनक माना जाता है। भारत में हिंदी का प्रथम समाचार पत्र साथियों अगर बात करें, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र वह साथियों उद्दंड मार्तंड था।
हिंदी का प्रथम समाचार पत्र जो है वह साथियों उद्दंड मार्तंड था। प्रश्न संख्या 27, सूची 1 कथन और सूची 2 वक्ता इसके साथ सुमेलित करना है। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनना है। अब देखिए शुरुआत करते हैं पहले से। पहला क्या है साथियों, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील सिद्ध हुई थी। कील सिद्ध होगी तो यह साथियों लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया था, जो कि क्या हुआ था, जब वह साइमन गो बैक का नारा दे रहे थे तो उन पर बेरहमी से लाठी चार्ज किया गया था और इसी के बाद उन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी जो है वो ब्रिटिश शासन के कफन में कील सिद्ध होगी। तो यह लाला लाजपत राय से इसका संबंध है। ऑप्शन नंबर अगर बी की बात करें तो हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिले। साथियों यह कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर बी का 2 से सही मैच हो जाएगा। सी में क्या है कि सतत जागरूकता ही स्वाधीनता का मूल्य है, तो यह जवाहरलाल नेहरू ने कहा था और इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह के द्वारा कहा गया था। अब आप खुद ही मैच कर सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 28, 1940 के व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन में दूसरा सत्याग्रही साथियों कौन था? तो यह दूसरा सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। पहले सत्याग्रही की साथियों अगर बात करें तो पहले सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे। वह क्या थे साथियों? प्रथम सत्याग्रही थे। इसके अलावा अगर साथियों बात करें तो 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया गया था। 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया गया था और इसी के दौरान साथियों पहले सत्याग्रही विनोबा भावे बने थे और दूसरे साथियों जवाहरलाल नेहरू जो थे वो दूसरे सत्याग्रही थे। तीसरे सत्याग्रही साथियों ब्रह्मदत्त को बनाया गया था। तीसरा सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। दक्षिण अफ्रीका से वर्ष 1915 में लौटने के बाद गांधी जी ने भारत में अपना प्रथम सफल सत्याग्रह बिहार के चंपारण में वर्ष 1917 में किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 29, लोकमान्य तिलक किस विचारधारा के पोषक थे? साथियों वह गर्म दल से संबंधित थे, यानी कि उग्र विचारधारा के थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल एवं लाला लाजपत राय उग्र विचारधारा के नेता थे। अगर साथियों बात की जाए उदारवादी कांग्रेस दल का जो साथियों जो काल था, उदारवादियों का काल साथियों 1885 से लेकर 1905 तक था और साथियों उग्र विचार वाले थे उनका साथियों जो है कार्यकाल था 1905 से लेकर 1919 तक और उसके बाद साथियों गांधी युग था। गांधी युग उसके बाद था जो कि साथियों चला था 1900, ये आपका 1919 था, 1919 से लेके 1947 तक। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30 की तरफ। 13 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने जिस स्वराज दल का निर्माण किया उनका मुख्य कार्यक्रम क्या था? साथियों चुनाव जीतकर विधानमंडल में जाकर सरकार का विरोध करना, ठीक है, यह उनका मुख्य कार्यक्रम था। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई थी और यह हुई थी इलाहाबाद के आनंद भवन में। कहाँ हुई थी? इलाहाबाद के आनंद भवन में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी और यह साथियों मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य वैधानिक तरीका से अंग्रेजों का विरोध करना था। प्रश्न संख्या 31 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है? तो यह साथियों जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। भारत का जो उत्तरी मैदान है साथियों वह जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। जलोढ़ मिट्टी की अगर बात की जाए तो उसमें साथियों पोटास की सर्वाधिक मात्रा होती है और साथियों उसमें चूने पत्थर भी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। जलोढ़ मृदा को 4 प्रकार से बांटा गया है, एक भावर, दूसरा तराई, तीसरा बांगर और साथियों चौथा खादर। प्रश्न संख्या 32,
सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए लेखा यानी कि रीट जारी करने की शक्ति दी गई है अथवा अधिकार दिया गया है? तो यह साथियों अधिकार अनुच्छेद 32 के माध्यम से दिया गया है। इसी अनुच्छेद 32 को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा इसे संविधान की आत्मा कहा गया है। संविधान की आत्मा कहा गया है भीमराव अंबेडकर के द्वारा। अनुच्छेद 32 के अधीन मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट का जब हनन होगा, उसको छीन किया जाएगा, तो 5 प्रकार के रीट जो है वह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है। एक साथियों बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा दूसरा है, तीसरा आपका उत्प्रेषण है। यह सब रीट है साथियों। प्रतिषेध और परमादेश। प्रश्न संख्या 33, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो यह साथियों विधायी अधिकार है। अध्यादेश जारी करना राष्ट्रपति का एक विधायी अधिकार होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अधीन राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। अध्यादेश उसी समय राष्ट्रपति जारी कर सकते हैं जब सदन का सत्र नहीं चल रहा होता है। संसद सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के अंदर अध्यादेशों का अनुमोदन करना अनिवार्य होता है। अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। इस अनुच्छेद 213 के द्वारा राज्यपाल जो है साथियों, राज्यपाल जो है उनके द्वारा क्या किया जाता है? अध्यादेश जारी किया जाता है। प्रश्न संख्या 34, राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कुछ मामले में कम अधिकार हैं। इस संबंध में से निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा गलत है? तो संवैधानिक संशोधन संबंधी प्रस्तावक लोकसभा में रखा जाएगा, वहाँ स्पीकर ये वहाँ स्वीकार होने पर ही राज्यसभा में रखा जाएगा। देखिए क्या कह रहा है कि संविधान संशोधन जो संबंधी प्रस्ताव होता है लोकसभा में रखा जाएगा और वहाँ स्वीकार होने पर ही राज्यसभा में रखा जाएगा। अब देखिए यह गलत कैसे है? तो साथियों क्या होता है कि राज्यसभा को लोकसभा के बराबर ही अधिकार संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में प्राप्त होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ होने के बाद इसको यह होगा, दोनों को इक्वल बराबर अधिकार जो है वह प्रदान किया गया है। धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है और राज्यसभा को अनुच्छेद 312 के अधीन अखिल भारतीय सेवा को सृजन या उत्पादन करने का प्रस्ताव लाने का अधिकार है। प्रश्न संख्या 35, राज्य के राज्यपाल की क्या स्थिति होती है? राज्य के राज्यपाल की अगर बात करें तो वह राज्य के कार्यकारिणी का अध्यक्ष होता है। राज्य की जो कार्यकारिणी समिति है, जो कार्यकारिणी परिषद है, उसका यह साथियों क्या होता है? अध्यक्ष होता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 155 के माध्यम से की जाती है। आर्टिकल साथियों 155 के माध्यम से राष्ट्रपति के द्वारा उपराष्ट्रपति की राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल अनुच्छेद 164 के अंतर्गत साथियों चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। मुख्यमंत्री साथियों राज्य शासन का प्रधान होता है। प्रश्न संख्या 36, भारत के शासन को संसदीय कहा जाता है क्योंकि? इसलिए कहा जाता है साथियों क्योंकि कार्यकारिणी जो है वह व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ऐसा इसलिए साथियों कि संसद व्यक्तिगत रूप से अपने क्षेत्र विशेष के लिए उत्तरदायी है। संसदीय प्रणाली का जनक ग्रेट ब्रिटेन है साथियों। भारत में जो संसदीय व्यवस्था है वह ग्रेट ब्रिटेन यानी कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। प्रश्न संख्या 37, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है? कौन सा साथियों दिया गया है भारत के राष्ट्रपति के पास प्राधिकार? तो यह साथियों औपचारिक, कानूनी और साथियों संवैधानिक नाम मात्र का। तो साथियों यह संवैधानिक में नाम मात्र का क्या होता है? प्रधान होता है। ठीक है, मूल जो है वह जो है शक्ति मंत्री परिषद में निहित होती है। ठीक है, मंत्री परिषद में जो है मूल शक्ति निहित होती है। यह संवैधानिक और सांविधिक और नाम मात्र का होता है। चलिए
तो इसके अनुसार ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38, समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, परंतु दोनों में विरोध की स्थिति में, यानी कि दोनों में जब गतिरोध होगा उस स्थिति में केंद्र का कानून जो है वह मान्य होगा। प्रश्न फिर से पढ़िए। कह रहा है कि समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, केंद्र भी बनाएगा, सेंट्रल भी बनाएगा और स्टेट भी बनाएगा, परंतु दोनों में अगर विरोध हो, यानी कि दोनों का बनता नहीं हो, उस स्थिति में साथियों, उस स्थिति में केंद्र का कानून जो है वह मान्य होता है। प्रश्न संख्या 39, उत्तरी पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह साथियों तमिलनाडु है। तमिलनाडु साथियों, तमिलनाडु में उत्तरी पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत में वर्षा का मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होता है। प्रश्न संख्या 40, भूटान का आधिकारिक भाषा क्या है? साथियों भूटान का आधिकारिक भाषा जो है वह जोंगखा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41, निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? साथियों पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से बैकाल झील को जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील जो है वह रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित बैकाल झील है, जो कि क्या है, विश्व की सबसे गहरी झील है, सबसे गहरी झील है, सबसे गहरी झील है। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित झील, सबसे ऊंचाई पर स्थित झील साथियों टिटिकाका झील है, टिटिकाका, जो कि क्या है, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। सबसे नमकीन झील वाला कौन सा है? वॉन झील है। विश्व का सबसे बड़ा ताजे पानी का अगर बात करें, ताजे पानी का झील, तो वह साथियों सुपीरियर झील है, सुपीरियर झील जो है वह सबसे अधिक ताजे पानी का झील है। प्रश्न संख्या 42 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि सीढ़ीदार खेती, ठीक है, यह सीढ़ीदार खेती में साथियों अधिक होती है, वह कहाँ पे, किस क्षेत्र में सीढ़ीदार खेती जो है वह अधिक की जाती है? तो यह साथियों पर्वतीय क्षेत्र में ढाल नुमा, ठीक है, ढाल नुमा सीढ़ीदार खेती होती है, सीढ़ीदार खेती होती है। सीढ़ीदार खेती साथियों चाय के लिए जो है वह उपयुक्त होती है। भारत में चाय की खेती 1835 से प्रारंभ किया गया था। प्रश्न संख्या 43, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? इसका गठन साथियों अगस्त 1952 में किया गया था। 6 अगस्त 1952 को साथियों एनडीसी की स्थापना हुई थी, एनडीसी की स्थापना की गई थी। और 15 मार्च साथियों 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी, योजना आयोग की स्थापना की गई थी। और इसी योजना आयोग को साथियों, इसी योजना आयोग की अगर बात करें तो इसे ही 1 जनवरी साथियों 2015 को नीति आयोग में बदल दिया गया, नीति आयोग में बदल दिया गया। इसी योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई। प्रश्न संख्या 44, भारत में प्रगतिशील कर प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? तो साथियों सबसे बड़ा उदाहरण है आयकर, इनकम टैक्स। इसी के माध्यम से सबसे ज़्यादा क्या होता है, प्रगतिशील प्रणाली होती है। इसके द्वारा जो है साथियों सबसे ज़्यादा जो है सर्वोत्तम क्या हो जाता है, कर वसूला जाता है और केंद्र और राज्य के बीच इसका बंटवारा किया जाता है। साथियों आर्टिकल 88 के माध्यम से टैक्स में छूट दी जाती है, टैक्स में छूट देने का प्रावधान किया गया है। प्रश्न संख्या 45, परिवर्तनशील आरक्षित अनुपात यानी कि वेरिएबल रिजर्व रेशियो और खुला बाजार कार्यवाही यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन किसके साधन है? तो यह साथियों मौद्रिक नीति के यह साधन है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से सही आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 46, अगस्त 2023 में इसरो ने किस सैटेलाइट बस प्रौद्योगिकी को
निजी उद्योग को हस्तांतरित किया है। इसरो के द्वारा साथियों IMS-1 को साथियों जो है, जो कि एक सैटेलाइट बस है, इसको निजी उद्योग में ट्रांसफ़र किया गया है। IMS-1 ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसरो ने IMS-1 प्रौद्योगिकी को निजी क्षेत्र में ट्रांसफ़र कर दिया है। अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत के औद्योगिक विकास को बढ़ाना देश का लक्ष्य रखा गया है। इसरो की अगर बात करेंगे तो इसरो का मुख्यालय साथियों कहाँ पे है, आप सभी जानते हैं, बेंगलुरु में है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 47। जुलाई 2023 में यूनेक्स कनाडा ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब लक्ष्य सेन ने किस खिलाड़ी को हराकर जीता है? तो उन्होंने साथियों चीन के ली शिफेंग को हराया है और ली शिफेंग को हराने के बाद यह कनाडा ओपन यूनेक्स कनाडा ओपन 2023 का पुरुष एकल का खिताब जीता है। प्रश्न संख्या 48। संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली भारतीय मूल की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की जीवनी के बारे में कमला हैरिस फेनोमेनल वुमन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? साथियों इस पुस्तक को चिदानंद राजघट्टा ने लिखा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49। जून 2023 में भारत सरकार के द्वारा मणिपुर हिंसा की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक जांच कमेटी का गठन किया गया था? तो यह साथियों अजय लांबा की साथियों अध्यक्षता में एक जांच कमेटी का गठन किया गया था अगस्त 2023 में जो मणिपुर में हिंसा हुई थी उसके परिप्रेक्ष्य में। इसमें साथियों 3 जजों की एक समिति का गठन किया गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के पूर्व चीफ जस्टिस गीता मित्तल अध्यक्ष हैं और जस्टिस आशा मेनन तथा जस्टिस शालिनी पंसाकर को इसमें शामिल किया गया है। रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष है। यह साथियों वर्तमान अध्यक्ष है। रेखा शर्मा वर्तमान अध्यक्ष है किसकी? राष्ट्रीय महिला आयोग की। प्रश्न संख्या 50 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि चीन के हांगझोउ में एशियाई खेल 2023 के उद्घाटन समारोह के दौरान किस भारतीय दल का नेतृत्वकर्ता के रूप में ध्वजवाहक के लिए चुना गया है? तो यह साथियों हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन को साथियों इस दौरान जो है वह चीन के हांगझोउ में एशियाई खेल 2023 के उद्घाटन समारोह के लिए भारतीय दल के नेतृत्वकर्ता के रूप में ध्वजवाहक के रूप में साथियों हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन का साथियों चयन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 51। ट्रेड मिल टेस्ट और कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? साथियों ट्रेड मिल टेस्ट साथियों इसका संबंध है हृदय के चिकित्सक परीक्षण से, चिकित्सा संबंधी टेस्ट से। रक्त परिसंचरण की अगर बात करें इसकी खोज 1628 में विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 52। कृषि और खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए 2023 का प्रतिष्ठित बोरलॉग फील्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? यह सम्मान साथियों स्वाति नायक को दिया गया है, जो कि 2023 का प्रतिष्ठित बोरलॉग फील्ड अवार्ड उससे इन्हें पुरस्कृत किया गया है। उनके उपन्यास वेस्टर्न लेन की लेखिका चेतन मारू की अगर बात करें, उनको प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार 2023 के लिए अभी केवल शॉर्टलिस्ट किया गया है। प्रश्न संख्या 53 जो कि साथियों फिजिक्स के न्यूमेरिकल पार्ट का यह प्रश्न है। यदि किसी पिंड का संवेग n गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो साथियों n² गुना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से करेक्ट होगा। जबकि साथियों अगर एक बार गौर से इस प्रश्न को पढ़ेंगे तो कुछ साथियों लोचा लग रहा है, नहीं। यदि किसी पिंड का संवेग जो है n गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा n² गुना हो जाएगी। आंसर तो हमारा साथियों बिल्कुल सही है। काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करें, काइनेटिक एनर्जी की साथियों अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी तो वह क्या होता है? p²/2m, ठीक है, यानी कि k बराबर p², ठीक है। उसी तरीके से इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? n² यह गुना हो जाएगा। हालांकि यह न्यूमेरिकल का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 54। एक कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि CD किस प्रकार की डाटा भंडारण पद्धति होती है? तो साथियों यह जो है ऑप्टिकल जो है डाटा भंडारण का एक माध्यम है कॉम्पैक्ट डिस्क। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 55।
उदासीन परमाणु में कौन से कण समान होते हैं? उदासीन परमाणु की अगर बात करें तो इसमें साथियों E- और P+, यह क्या होते हैं? समान कण होते हैं। न्यूट्रॉन की अगर बात करें साथियों, न्यूट्रॉन जो होता है वह आवेशहीन होता है। याद रखेंगे, एग्जामिनेशन में डायरेक्ट प्रश्न पूछता है और आपका 1 नंबर हो या 4 नंबर यहाँ से अगर आपको नहीं याद रहता है साथियों तो डैमेज हो जाता है, तो याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 56, जीवन रक्षक हार्मोन साथियों किस ग्रंथि से स्रावित होता है, किस ग्रंथि से निकलता है? तो यह साथियों एड्रिनल से निकलता है जीवन रक्षण हार्मोन। प्रश्न संख्या 57, निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव की कंकालीय संरचना से संबंधित है? मानव की कंकालीय संरचना से संबंधित है जांघ की हड्डी। मनुष्य के शरीर में साथियों कुल 206 हड्डियां होती है और 12 जोड़ी साथियों पसलियां होती है। 12 जोड़ी जो है वह साथियों पसलियां होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 58, एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने भार का दोगुना होता है, इस दशा में उसका त्वरण क्या होगा? साथियों उस दशा में उसका त्वरण जी ऊर्ध्वाधर के ऊपर की ओर होगा। ऑप्शन नंबर बी। अगर लिफ्ट जो है साथियों नीचे जाती रहती है तो भार साथियों कम महसूस होता है और ऊपर जाती होती है तो भार जो है अधिक महसूस होता है। प्रश्न संख्या 59, मानव शरीर विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा लोब मुख्य रूप से दृश्य सूचना से संबंधित है? साथियों ऑक्सीपिटल लोब जो है वह जो है इस ऑक्सीपिटल लोब जो है उसका मुख्य रूप से दृश्य सूचना से संबंध है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60, निम्नलिखित में से क्या एक गुणसूत्र संबंधी विकार है? गुणसूत्र संबंधी साथियों दोष है, यह कह रहा है। तो साथियों डाउन लक्षण यानी कि डाउन सिंड्रोम जो है वह जो है गुणसूत्र संबंधी यानी कि जेनेटिक संबंधी एक विकार है। इसमें 21वां गुणसूत्र जो होता है वह त्रिसूत्री हो जाता है। 21वां गुणसूत्र जो है वह साथियों जो है वह क्या होता है? त्रिसूत्री हो जाता है, त्रिसूत्री हो जाता है। प्रश्न संख्या 61, परावैंगनी विकिरण के दुष्प्रभाव हैं। परावैंगनी विकिरण के दुष्प्रभाव क्या है साथियों? तो मनुष्य के रोग प्रतिरोधी क्षमता क्या होता है? नष्ट होता है, खत्म हो जाती है। मोतियाबिंद का भी होना लक्षण होता है, चमड़ी का कैंसर भी हो सकता है और शैवाल उत्पादन को 6 से 12% तक यह क्या करता है? कम कर देता है। किसके कारण? परावैंगनी विकिरण के दुष्प्रभाव के कारण, अल्ट्रावायलेट रे के दुष्प्रभाव के कारण। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। प्रश्न संख्या 62, एक स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणाली में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की लगभग डैश ऊर्जा ग्रहण करते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। यानी कि कितना प्रतिशत जो उस पर सूर्य का रोशनी पड़ता है तो कितना प्रतिशत साथियों ग्रहण करते हैं? तो कुल उनके द्वारा 1% जो है वह सूर्य का प्रकाश ग्रहण किया जाता है। सूर्य का प्रकाश जो पत्ती पर पड़ता है उसका 83% भाग पत्ती द्वारा अवशोषित होता है, 12% परावर्तित एवं 5% भाग जो है वह पारगत होता है। प्रश्न संख्या 63 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है? एक समान वृत्तीय गति में चाल अचर एवं वेग चर होता है। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 64 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी द्रव को वाष्प में परिवर्तित कर दूसरे स्थान पर भेजने व फिर उसे ठंडा कर द्रव में परिवर्तित कर लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे साथ ही आशवन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 65, नमक मिश्रित कपूर को शुद्ध किया जाता है। इसको साथियों ऊर्ध्वपातन के द्वारा यानी कि सब्लिमिशन के द्वारा, है ना, सब्लिमेशन मेथड ऊर्ध्वपातन के द्वारा नमक मिश्रित कपूर को अलग किया जाता है। प्रश्न संख्या 66, केंचुए का मुख्य विसर्जित पदार्थ साथियों जो नेफ्रीडिया द्वारा छोड़ा जाता है तो यह हो जाएगा यूरिया। ऑप्शन नंबर सी। केंचुए का मुख्य उत्सर्जित पदार्थ यूरिया है जो कि नेफ्रीडिया के माध्यम से छोड़ा जाता है। केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा साथियों 46% जो है यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। केंचुआ उभयलिंगी जीव होता है और केंचुआ
एनिलिडा समूह के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 67, कोरल बनने का मुख्य संबंध क्या है साथियों? तो यह एंथोजुआ से उसका संबंध है। एंथोजुआ से कोरल के बनने का संबंध है। प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ है। प्रश्न संख्या 68, रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन रहे हैं? तो साथियों प्रथम रसायन के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार जेकोबस हेनरिकस वेंटहॉफ को दिया गया था और यह साथियों 1901 ईस्वी में दिया गया है। ठीक है। प्रश्न संख्या 69, 69 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सुमेलित करना है, मैच करना है। अब देखिए गोबर गैस की अगर बात करेंगे तो मीथेन से हो जाएगा, ए का थर्ड हो जाएगा। ठीक है। और उसके अलावा कोल गैस की अगर बात करें साथियों तो कोल गैस से H2 यानी कि हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ए का 4 हो जाएगा, सॉरी बी का 4 हो जाएगा। ए का 3 हो गया, बी का 4 हो गया, है ना, बी का 4, ए का 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही एकमात्र सही होगा। ठीक है। फिर साथियों अगर बात करें प्रोड्यूसर गैस की तो प्रोड्यूसर गैस से कार्बन मोनोऑक्साइड और N2 निकलेगा और साथियों वाटर गैस से कार्बन मोनोऑक्साइड और H2, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 70, मृत्यु उपरांत शरीर की जांच अथवा पोस्टमार्टम को क्या कहते हैं साथियों? इसे ऑटोप्सी कहा जाता है। ऑटोप्सी के द्वारा साथियों पता लगाया जाता है कि डेथ जो है वह किस कारण से हुई, ऐसा पता लगाने का प्रयास किया जाता है। प्रश्न संख्या 71, मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ से होता है? तो लाइपेज का स्राव साथियों अमाशय से होता है। मानव शरीर का जो भोजन के पाचन है उसके संदर्भ में लाइपेज का स्राव अमाशय से होता है। लीवर की अगर बात करें तो वह जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। भोजन का अधिकांश पाचन साथियों मुख्यतः छोटी आंत में ही होता है। प्रश्न संख्या 72, सूर्य की हानिकारक किरणों से आंखों की रक्षा के लिए धूप के चश्मे में प्रयुक्त कांच में किसका मिश्रण होता है? इसमें साथियों फेरस ऑक्साइड का मिश्रण होता है। फेरस ऑक्साइड को इसमें मिलाया जाता है। फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। होता यह है कि सूर्य की जो हानिकारक पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरण होती है उससे आँखों की रक्षा करने के लिए उसमें फेरस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 73, प्लवमान जीन यानी कि जंपिंग जीन इस किसके सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? इस जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन साथियों बारबरा मैकलिंटोक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 74, मक्खन वह कोलाइड है जिसमें क्या होता है साथियों? वसा में जल परीक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, मक्खन वह कोलाइड है जिसमें जल वसा में परिक्षिप्त होते हैं। कोलाइड एक रासायनिक मिश्रण होता है जिसमें एक वस्तु दूसरी वस्तु के समान रूप से परिप्रेक्षित होते हैं। प्रश्न संख्या 75 जो कि इस सेट का साथियों अंतिम प्रश्न है, सेट नंबर 11 का। आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास साथियों 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1 होता है। आप इसे याद रखेंगे। आदर्श गैस के वाह्यतम सेल में यानी कि बाहरी सेल की अगर बात करें, आदर्श गैस की बाहरी सेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 या 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। चलिए इस तरीके से साथियों हम लोगों ने कुल 75 प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व किया है। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में जिसमें मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो आप सभी लोगों का बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर जुड़े हैं साथियों, अगर पहली बार इस चैनल के साथ जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करेंगे। तो थैंक यू सो मच आप सभी दोस्तों का।